हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएमई सब्जेक्ट में हीट इंजन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर रिलेटेड टू हीट इंजन चैप्टर। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑटो साइकिल एफिशिएंसी इक्वेशन डेरिवेशन। यानी एग्जाम में हमें पूछ लेते हैं कि जो ऑटो साइकिल है उसके एफिशिएंसी का इक्वेशन डिराइव कीजिए फॉर 7 मार्क्स। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ पीवी डायग्राम बना देंगे। अब ये डायग्राम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आईसी इंजन चैप्टर में, तो इतना डिटेल में जाएंगे नहीं। अच्छा, ये डायग्राम में 4 प्रोसेस होती है। 1 to 2 कौन सी हो गई? एडियाबेटिक प्रोसेस। 3 to 4 कौन सी हो गई? एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसका इक्वेशन होगा पीवी रेज़ टू गामा इक्वल्स टू सी। आगे बढ़ते हैं 2 to 3। ये कौन सी प्रोसेस हो गई? ये हो गई हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे जो वॉल्यूम है वही पॉइंट नंबर 3 पे है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट सप्लाई होती है। आगे बढ़ते हैं 4 to 1। ये कौन सी प्रोसेस हो गई? यहाँ पे भी पॉइंट नंबर 1 पे जो वॉल्यूम है वही पॉइंट नंबर 4 पे है, तो ये भी कौन सी प्रोसेस हो गई? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रेशियो है V1 by V2 टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रेशियो, जिसे R से डिनोट करते हैं। ये सारी बात लिखने के बाद अब हम उसका डेरिवेशन करेंगे एफिशिएंसी का। तो हर एक साइकिल में एक ही कॉमन इक्वेशन होता है जो कि है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, सो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट, यानी क्या? हीट इंजन हमें क्यों चाहिए? हमें आउटपुट उससे क्या चाहिए? तो हमें वर्क डन चाहिए इंजन से आउटपुट। इनपुट में क्या देना पड़ेगा? तो हीट सप्लाई देनी पड़ेगी, तभी जाके आउटपुट में वर्क मिलेगा। ठीक है, सो एफिशिएंसी इक्वल्स टू, अब ये जो वर्क डन है, कितना वर्क डन मिलेगा? तो हम बोलेंगे जितनी हीट सप्लाई की उतना तो वर्क डन मिलेगा नहीं, कुछ हीट रिजेक्ट भी हो जाएगी, तो QS माइनस QR कर देंगे। हीट सप्लाई करी, उसमें से कुछ हीट रिजेक्ट हो गई, उसके बराबर वर्क डन हमें मिलेगा। जैसे कि हमने पढ़ा 100%, लेकिन कुछ दिमाग से रिजेक्ट भी तो हो जाएगा, तो पढ़ा माइनस रिजेक्ट हुआ, पढ़ा माइनस रिजेक्ट हुआ, वही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां से QS कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस QR बाय QS। अब ये जो Q है, दोनों Q है, वो Q को हम MC डेल्टा T में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है ये इक्वेशन, ये CP है, ये CV है, तो Q इज इक्वल्स टू M C की जगह CP और CV कोई भी एक लिख सकते हो, डेल्टा T यानी हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो QR की जगह लिख लेते हैं MC डेल्टा T। तो C की जगह क्या लिखे? CP या CV। तो मैं बोलूंगा हीट रिजेक्ट जो है, हीट रिजेक्ट जो है वो 4 to 1 में हो रही है, और 4 to 1 कैसी प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो CV लिख दिया। बाद में डेल्टा T की बात करें, हायर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो हीट रिजेक्ट हो रही है 2 टेम्परेचर के बीच में, जिसमें से T4 हायर है, T1 लोअर है, तो लिख लो T4 माइनस T1। उसी तरीके से QS की बात करते हैं, तो लिख लिया MC डेल्टा T। अब QS जो है वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में सप्लाई हो रही है, तो लिख लिया CV। QS 2 टेम्परेचर के बीच में है, T3 हायर T2 लोअर, तो लिख लिया T3 माइनस T2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से M से M, CV से CV मर जाएगा, तो बचेगा क्या? यहां पे आ जाओ, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 माइनस T2। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसे बोल देते हैं नंबर 1। ठीक है, अब आगे क्या करें सर? तो आगे ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, ये वाली, इसकी वैल्यू हम ढूंढेंगे। ठीक है, अगर ये पूरी टर्म की वैल्यू आ गई इसके बराबर x, तो हम क्या करेंगे? वो x वैल्यू इसमें रख देंगे, तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस x। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये पूरे टर्म की वैल्यू कैसे ढूंढे? तो उसके लिए हम प्रोसेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू ढूंढने के लिए अब हम प्रोसेस का यूज करते हैं। तो पहली प्रोसेस 1 to 2 है। ठीक है, तो उसका इक्वेशन पीवी रेज़ टू गामा बराबर C है, यहां पे बता दिया एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का एक रिलेशन याद है, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में भी पढ़ रखा था। वो कौन सा था? T2 by T1 इक्वल्स टू P2 by P1 रेज़ टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये इक्वेशन हम यूज करते थे प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे ये रिलेशन क्यों लिखा है? क्योंकि हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और ये रिलेशन भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ही है, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का। ठीक है, अब ये इक्वेशन में हम क्या करेंगे? ये जो P2 by P1 है उसकी वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, जो सपोज वैल्यू आई y, तो ये इक्वेशन में रख देंगे, तो T2 by T1 इज इक्वल्स टू y रेज़ टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा।
तो P2 by P1 की वैल्यू कैसे ढूंढे? तो हमारे पास इक्वेशन है PV रेज़ टू गामा बराबर C। पॉइंट नंबर 1 पे क्या होगा? P1 V1 रेज़ टू गामा। पॉइंट नंबर 2 पे क्या होगा? P2 V2 रेज़ टू गामा। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि हमें P2 by P1 की वैल्यू चाहिए जो इसमें रखेंगे। तो P2 by P1 को सब्जेक्ट बनाया तो बन गया V1 by V2 रेज़ टू होल रेज़ टू गामा। बस अब ये वैल्यू मिल गई तो ये जो इक्वेशन है हमारा वापस से लिखेंगे T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 लिखे? नहीं सर, V1 by V2 रेज़ टू गामा लिख दो और पूरे का पावर ये भी तो लिखना पड़ेगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा। यहाँ गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा T2 by T1 इक्वल टू V1 by V2 रेज़ टू गामा माइनस 1। अब V1 by V2 सर हमने पढ़ के रखा है, क्या है वो? कंप्रेशन रेशियो है। सो T2 by T1 इज इक्वल टू R रेज़ टू गामा माइनस 1। ये इक्वेशन हो गया, सपोज करते हैं इसको 2 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसेस 2 to 3 पे जाएंगे नहीं, क्यों? प्रोसेस 2 to 3 अलग प्रोसेस है, 3 to 4 सेम प्रोसेस है। 1 to 2 एडियाबेटिक, 3 to 4 भी एडियाबेटिक। तो इजीनेस के लिए हम 3 to 4 पे चले जाते हैं, जिसका जो इक्वेशन होता है वो PV रेज़ टू गामा इक्वल्स टू C होता है। क्यों डायरेक्टली 3 to 4 पे गए? क्योंकि सर ये जो हमने इक्वेशन लिखे 1 to 2 के लिए, वही सेम इक्वेशन हम 3 to 4 के लिए भी लिख पाएंगे। क्यों? दोनों प्रोसेस सेम है, एडियाबेटिक है। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये वाला इक्वेशन मैंने पकड़ा कि ये वाला इक्वेशन T2 by T1 वाला, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखना है, 3 to 4 के लिए लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? T2 by T1 ऊपर से नीचे गए तो यहाँ पे ऊपर से नीचे जाओ, T3 by T4 लिखो तो T3 by T4 आ गया। V1 by V2 नीचे से ऊपर गए तो यहाँ पे V4 by V3 नीचे से ऊपर, तो V4 by V3 सबका पावर क्या है? गामा माइनस 1 लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। T3 by T4 इज इक्वल टू V4 की जगह क्या लिख पाएंगे? V1 लिख लिया V1। V3 की जगह क्या लिख पाएंगे? V2, तो V2 भी लिख लिया। V3 की जगह यहाँ पे V2 भी लिख लिया। ठीक है, रेज़ टू गामा माइनस 1। अब V1 by V2 पढ़ के रखा है कंप्रेशन रेशियो के बराबर, सो R रेज़ टू गामा माइनस 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है कुछ ये इक्वेशन जैसा ही है, इक्वेशन 3 कर ले। कैसे? 2 और 3 में दोनों के पास क्या है? दोनों राइट हैंड साइड सेम है, ये वाली साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, यानी 2 और 3 को हम इक्वेट करा देंगे। कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड। तो T2 by T1 इज इक्वल टू T3 by T4 कर दिया। अच्छा, ऐसी कुछ टर्म मिली हमें तो कैसी टर्म चाहिए सर? हमें तो ये वाली टर्म चाहिए। तो ये टर्म को हम एडजस्ट करेंगे इसके हिसाब से। कैसे? T4 ऊपर है, यहाँ पे T4 नीचे है, तो एडजस्ट करो, T4 को ऊपर ले जाओ। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, T4 ऊपर आ गया, T1 नीचे, T3 T2 नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा ये वाली टर्म मिली। हमें तो सर T1 माइनस चाहिए, T4 में से T1 माइनस चाहिए, तो एडजस्ट करो इसको भी। कैसे? डिविडेंड लॉ लगाओ, जिसे हम हिंदी में योग वियोग बोलते हैं। तो क्या करेंगे? T4 माइनस T1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, T3 माइनस T2 डिवाइड बाय T2। ठीक है, ये पढ़ा होगा शायद आपने मैथ्स में। ठीक है, अब वापस से यहाँ पे आ जाओ, ऐसी कुछ टर्म मिली। यहाँ पे आ जाओ, T4 माइनस T1 ऊपर है, हाँ सर ऊपर है। T3 माइनस T2 नीचे है, तो नीचे ले जाओ, तो T4 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 माइनस T2 विच इज इक्वल टू T1 बाय T2। यानी कि अब स्टूडेंट्स हमें क्या मिल चुका है? T4 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 माइनस T2 की वैल्यू मिल चुकी है, जो किसके बराबर है? T1 बाय T2 के बराबर है। तो इसे किस में रख देंगे? 1 में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे आ जाओ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, ये पूरी टर्म की जगह क्या लिख लेते हैं? T1 बाय T2, तो T1 बाय T2 लिख लिया, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन, अब क्या करें? डिवाइडेड बाय T2 बाय T1 लिखा। कैसे? ये अगर ऊपर जाएगा तो T1 बाय T2 हो जाएगा, तो सेम इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि T2 बाय T1 की वैल्यू हमें पता है क्या है? V1 बाय V2 रेज़ टू गामा माइनस 1। ये क्या है? कंप्रेशन रेशियो। तो T2 बाय T1 क्या है? R रेज़ टू गामा माइनस 1, तो 1 अपॉन T2 बाय T1 की जगह R रेज़ टू गामा माइनस 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल ऑटो साइकिल की जो थर्मल एफिशिएंसी है उसका इक्वेशन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डीजल साइकिल एफिशिएंसी इक्वेशन डेरिवेशन। तो यहाँ पे हमें डीजल साइकिल की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है उसका इक्वेशन डिराइव करना है। तो कैसे करेंगे? तो वापस से पीवी डायग्राम हमें याद रखना है। पीवी डायग्राम में जो हमारा ऑटो साइकिल था उसमें क्या था? यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस थी, तो डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगी। यानी यहाँ पे ये जो प्रेशर है पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 का दोनों सेम हो जाएगा, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये डायग्राम हमें याद करना है। 1 to 2 और 3 to 4 कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो 1 का जो वॉल्यूम है वही 4 का वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हीट रिजेक्ट होती है। उसी तरीके से ये 2 to 3 है, ये कौन सा प्रोसेस हो गया हमारा? कांस्टेंट प्रेशर। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर 2 पे जो प्रेशर है वही पॉइंट नंबर 3 पे होगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट सप्लाई होगी।
और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कौन सी, V1 by V2 को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो, और यहाँ पे एक नया रेशियो और इंक्लूड होगा जिसे हम कट ऑफ रेशियो रो से डिनोट करते हैं। कट ऑफ रेशियो हो जाएगा V3 by V2 के बराबर। तो ये दो चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। अब डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। तो 25% जो स्टेप्स है वो सेम है जो हमने ऑटो साइकिल में किए थे, वही डीजल साइकिल में 25% सेम स्टेप है। तो देख लेते हैं फटाफट। एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट की जगह वर्क डन, इनपुट की जगह हीट सप्लाई। वर्क डन क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइड बाय हीट सप्लाई। QS कैंसल, 1 माइनस QR बाय QS। अब यहाँ पे ये जो हमारा Q है उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, MC डेल्टा T हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, C के दो टाइप CP और CV। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले QR की बात करते हैं। MC डेल्टा T लिख लिया। अब QR में क्या देखेंगे, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट वॉल्यूम लिख लिया सर, QR 4 to 1 में हीट रिजेक्ट होती है तो वॉल्यूम कांस्टेंट। कौन से दो टेम्परेचर के बीच में, T4 हायर T1 लोअर, T4 माइनस T1। आगे बढ़ते हैं, QS में MC डेल्टा T लिख लिया। CP क्यों लिखा सर, क्योंकि 2 to 3 में हीट सप्लाई होती है, वो कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर, तो CP आ गया। किन दो टेम्परेचर के बीच में हीट सप्लाई होती है, तो T3 हायर है T2 लोअर है, सो हो गया T3 माइनस T2, ठीक है। सो यहाँ पे M से M कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाओ 1 माइनस CV बाई CP, ये पूरी टर्म लिख ली। अब हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, कौन सा, CP बाई CV इज इक्वल्स टू गैमा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, CV बाई CP यानी इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन गैमा आ जाएगा, और ये पूरी टर्म। तो ये हमें मिल गया इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे क्या करेंगे सर, तो आगे हम हर एक जो टेम्परेचर है उसकी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, और ये जो T1 टेम्परेचर है उसकी वैल्यू T1 एज इट इज रख देंगे। क्यों, क्योंकि T1 टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है जो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। T4, T3 और T2 जो टेम्परेचर्स है वो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन T1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है तो T1 का वैल्यू तो T1 ही रहेगा। आई रिपीट, यहाँ पे लिख लेता हूं, T1 का वैल्यू T1 ही रहने वाला है। तो हम किसकी किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हम वैल्यू फाइंड करेंगे T2 की, फिर T3 की और T4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि T2 की वैल्यू हमारी आई X, T3 की आई Y और T4 की आई Z। तो ये तीनों वैल्यू हम इसमें रख देंगे, ठीक है, और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी, क्या करेंगे, T1 की वैल्यू एज इट इज रखनी है, T2, T3 और T4 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी वैल्यूज आई वो इसमें रख देंगे। अब क्वेश्चन आएगा सर वैल्यूज कैसे फाइंड करें, तो वापस से हम प्रोसेस इसका यूज करेंगे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ठीक है। तो अब वैल्यूज फाइंड करते हैं T2, T3 और T4 की। ये हो गया इक्वेशन 1, इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 to 2 ले लेते हैं, कौन सी है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। वापस से हम रिलेशनशिप रखेंगे टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का, T2 by T1 इक्वल्स टू P2 by P1 रेज़ टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। वापस से हम P2 by P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे, तो ये जो इक्वेशन है वो ये प्रोसेस पे अप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर 1 पे क्या होगा, P1 V1 रेज़ टू गामा, पॉइंट नंबर 2 पे क्या होगा, P2 V2 रेज़ टू गामा। ये इक्वेशन पे से हमें P2 by P1 की वैल्यू चाहिए, तो P2 by P1 को सब्जेक्ट बना दो, तो P2 by P1 इसमें से क्या हो जाएगा, V1 by V2 रेज़ टू गामा। अब ये जो वैल्यू है P2 by P1 की, ये वैल्यू ये किस में रखेंगे, ये इक्वेशन में, तो T2 by T1 लिख लिया। P2 by P1 की जगह क्या लिखेंगे, V1 by V2 रेज़ टू गामा, तो लिख लिया V1 by V2 रेज़ टू गामा, और पूरे का पावर अभी बाकी है तो गामा माइनस 1 अपॉन गामा लिख लिया। गामा से गामा कैंसिल हो गया, सो T2 by T1 इक्वल्स टू V1 by V2 रेज़ टू गामा माइनस 1, और हमें पता है V1 by V2 क्या है, कंप्रेशन रेशियो, तो R रेज़ टू गामा माइनस 1। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो T2 की वैल्यू चाहिए, T1 की तो एज इट इज लिखनी है क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। तो T2 को सब्जेक्ट बनाओ, तो T2 की वैल्यू हमें मिल गई है यहां से T1 इंटू R रेज़ टू गामा माइनस 1, यानी T2 तो हमें मिल चुका, ठीक है। अब दो ही वैल्यू बाकी है, ठीक है, तो इसको सपोज बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। T2 की वैल्यू मिल गई। अब T3 की वैल्यू ढूंढनी है तो हमें प्रोसेस 2 to 3 पे जाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर डायरेक्टली जो ऑटो साइकिल में गए थे 3 to 4 उसमें ही चले जाओ, 3 to 4 में नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 to 2 की हेल्प से T2 की वैल्यू मिली, T2 की वैल्यू मिली, तो T2 to 3 की हेल्प से किसकी वैल्यू मिलेगी, 3 की वैल्यू मिलेगी। वापस एक बार, 1 to 2 लास्ट में क्या है, 2 है, तो T2 की वैल्यू मिली, 2 to 3 लास्ट में क्या है, 3 है, तो T3 की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हमें 2 to 3 प्रोसेस का यूज करना जरूरी है, ठीक है। अब प्रोसेस 2 to 3 कौन सी प्रोसेस है, देख सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख लिया प्रेशर इज इक्वल्स टू C, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, V by T बराबर C। अब V by T बराबर C कैसे आया सर, तो हमें एक इक्वेशन पता है,
PV इज इक्वल टू MRT, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। इसे हम क्या लिख सकते हैं, PV बाई T इज इक्वल टू C। क्यों, M और R दो कांस्टेंट है और हमारी प्रोसेस में प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर भी वहां चला जाएगा, तो V बाई T इक्वल टू C। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। V बाई T इक्वल टू C लिख लिया। अब ये V बाई T इक्वल टू C हम पॉइंट 2 पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, V2 बाई T2। V बाई T इक्वल टू C पॉइंट 3 पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, V3 बाई T3। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए सर, T3 की, तो T3 को सब्जेक्ट बनाओ, तो T3 को सब्जेक्ट बना दिया, सो V3 बाई V2 इंटू T2। अब ये सर V3 बाई V2 क्या है, ये है कट ऑफ रेशियो। V3 बाई V2 लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे V3 बाई V2 आएगा, ठीक है। V3 बाई V2 रो। T2 का वैल्यू हमने ढूंढ के रखा था, ये रहा T2 का वैल्यू, T1 इंटू R इज टू गैमा माइनस 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये T3 का वैल्यू भी हमें मिल चुका है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आखिरी वैल्यू चाहिए किसकी, 4 की, तो कैसे ढूंढे, T3 टू 4, तो T4 की वैल्यू मिल जाएगी। कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी यहाँ पे जो इक्वेशन लिखे वही यहाँ पे हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो कोई एक इक्वेशन में सिलेक्ट कर देता हूं, जैसे कि ये वाला इक्वेशन मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये वाला इक्वेशन। T2 बाई T1 ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T4 बाई T3 लिख लिया, T3 बाई T4। वापस एक बार, T2 बाई T1 ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे T3 बाई T4 ऊपर से नीचे, T3 बाई T4, विच इज इक्वल टू V1 बाई V2। V1 बाई V2 नीचे से ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे V4 बाई V3, तो लिख लिया V4 बाई V3 और पावर क्या है, गैमा माइनस 1। तो T3 बाई T4 इज इक्वल टू V4 की जगह क्या लिख पाएंगे, V4 की जगह V1 लिख पाएंगे, V3 की जगह कुछ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे V3 ऐसे कुछ है नहीं, तो V3 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे V1 बाई V3 है जो कि कोई भी रेशियो है नहीं, तो ये साइड को अगर हमें कोई रेशियो में कन्वर्ट करना है तो V2 वॉल्यूम मिसिंग है। कैसे V2 वॉल्यूम मिसिंग है, V1 बाई V2 कंप्रेशन रेशियो होता है, V2 है नहीं सर, V2 नहीं है, V1 है। V3 बाई V2 कट ऑफ रेशियो होता है, V2 है नहीं सर, V2 नहीं है, V3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको कोई रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ V2 कर देंगे। V2 से मल्टीप्लाई करो, V2 से डिवाइड करो, तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बाद में क्या करेंगे, ये जो V2 है यहाँ ले आते हैं V2, और ये V3 है उसे वहां ले जाते हैं, सिंपली इंटरचेंज किया है और कुछ नहीं। तो T3 बाई T4 इज इक्वल टू V1 बाई V2, कौन सा रेशियो हो गया, कंप्रेशन रेशियो, तो R लिख लो, इनटू V2 बाई V3, अपना क्या है V3 बाई V2, V2 बाई V3 1 अपॉन कट ऑफ रेशियो रो हो जाएगा, तो लिख लिया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, T4 की, तो T4 को सब्जेक्ट बनाओ, T4 ऊपर चला जाएगा तो T3 के नीचे ये पूरी टर्म आ जाएगी, R इज टू गैमा माइनस 1 डिवाइड बाई रो इज टू गैमा माइनस 1। सो T4 को सब्जेक्ट बनाया हुआ है हमने, विच इज इक्वल टू T3 की वैल्यू भी हमने ढूंढी है। T3 की वैल्यू कहां पे ढूंढी है, ये रही T3 की वैल्यू, तो वो रख देते हैं T3 की वैल्यू, रो इंटू T1 R इज टू गैमा माइनस 1, और ये जो रो इज टू गैमा माइनस 1 है ऊपर चला जाएगा, नीचे R इज टू गैमा माइनस 1 रहेगा। अब यहां से R इज टू गैमा माइनस 1 R इज टू गैमा माइनस 1 पूरा कैंसिल, तो बचा क्या, T4 इज इक्वल टू रो इंटू T1 इंटू रो इज टू गैमा माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो बेस है वो सेम है, तो पावर का एडिशन होगा, कैसे, यहाँ पे लिख लेता हूं, रो इज टू 1 है प्लस गैमा माइनस 1, ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल, गैमा यहाँ पे रह जाएगा, तो T4 का वैल्यू भी हमें मिल चुका है, इक्वेशन हो गया 4। बस अब क्या करने वाले हैं, T2 की वैल्यू इसमें रखेंगे, T3 की वैल्यू इसमें रखेंगे और T4 की वैल्यू इसमें रखेंगे, T1 एज इट इज रखेंगे, जिससे करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं पूरा रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये वाला इक्वेशन लिखूंगा और ये 3 वैल्यूज लिख लूंगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हमने लिख दिया है, जो कि 1 माइनस 1 अपॉन गैमा T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2 है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, T1 की वैल्यू एज इट इज लिखनी है, T2 की वैल्यू हमने ढूंढी थी, T1 इंटू R इज टू गैमा माइनस 1 से इक्वेशन 2 था, T3 की वैल्यू हमने ढूंढी थी, रो इंटू R इज टू गैमा माइनस 1 इंटू T1 इक्वेशन नंबर 3 था, और T4 की वैल्यू हमने ढूंढी थी, रो इज टू गैमा इंटू T1 इक्वेशन नंबर 4 था। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन गैमा, T4 की जगह पे क्या लिखेंगे, T4 की जगह पे रो रेस टू गैमा इंटू T1 आ गया, माइनस T1 की जगह पे T1 लिख लिया, T3 की जगह पे क्या लिखेंगे, रो इंटू R रेस टू गैमा माइनस 1, साथ में क्या है T1, माइनस T2 की जगह पे क्या लिखेंगे, T2 की जगह पे T1 इंटू R रेस टू गैमा माइनस 1। अब ये इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये ऊपर की साइड से T1 कॉमन निकल सकता है, नीचे की साइड से T1 कॉमन निकल सकता है, और ये हो जाएगा कैंसिल,
ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, रो रेस टू गैमा माइनस कुछ है नहीं तो 1 कर देंगे, -1 डिवाइडेड बाय रो इंटू आर रेस टू गैमा -1, T1 गया माइनस T1 गया आर रेस टू गैमा -1। अब ये नीचे की साइड है, वहां से आर रेस टू गैमा -1 कॉमन निकल सकता है, तो रो रेस टू गैमा -1 ऊपर एज इट इज लिख लिया, आर रेस टू गैमा -1 को कॉमन निकाल दिया, बचा क्या अंदर रो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एफिशिएंसी इक्वेशन किसका, डीजल साइकिल का, या फिर बोल लो डीजल इंजन का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैंकाइन साइकिल क्या है उसे एक्सप्लेन कीजिए और उसका जो एफिशिएंसी का जो इक्वेशन है उसे हमें डिराइव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रैंकाइन साइकिल आपको एक्सप्लेन करनी होगी और बाद में उसका एफिशिएंसी इक्वेशन डिराइव करना होगा। अब रैंकाइन साइकिल क्या है, तो रैंकाइन साइकिल जो है उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं पावर प्लांट्स में। तो रैंकाइन साइकिल का अगर सर्किट डायग्राम अगर हमें ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे पावर स्टेशंस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम फर्नेस लेंगे। फर्नेस क्या है कि एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो कोल है वो बर्न होता है, कोल बर्न होने के कारण क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट हम किसको दे देंगे, बॉयलर को दे देंगे। बॉयलर के अंदर क्या होगा, पानी होगा, पानी क्या करेगा, गर्म होगा तो उसमें से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम निकलेगी। वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी। टरबाइन को रोटेट किया यानी कुछ वर्क रिजेक्ट करवाया, WT इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी किसने प्रोड्यूस करी, टरबाइन ने। कैसे कि टरबाइन जो है वो अल्टरनेटर या जनरेटर से कनेक्टेड होता है, यहां पे हमें जाना नहीं, मैकेनिकल साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टरबाइन ने क्या किया, कुछ वर्क रिजेक्ट किया इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बाद में स्टीम किस में गई, कंडेंसर में गई। कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंसर जो ये जो स्टीम आई है, यहां से ये जो स्टीम आई है वेपर फॉर्म में जो स्टीम आई है उसमें से लेटेंट हीट रिजेक्ट करेगा। लेटेंट हीट यानी क्या कि ऐसी हीट जो फेज या स्टेट को चेंज कर ले, तो वेपर में से ये स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टीम ठंडी हो गई, लिक्विड में आ गई। अब लिक्विड जो है वो पंप में जाएगा, पंप क्या करेगा, पंप जो है ये लिक्विड को बॉयलर में वापस से डालेगा। कैसे, तो पंप को पहले चालू तो करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी तो देनी पड़ेगी, यानी कुछ वर्क देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पंप को हम पंप वर्क दे रहे हैं, जिससे करके ये लिक्विड वापस से बॉयलर में चला जाएगा, वापस से गर्म होगा और साइकिल चलती रहेगी। आपके वर्ड्स में आप सिंपल वे में भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका वर्किंग। अब ये जो डायग्राम बनाया है उसमें से हमें ये H वर्सेस S और T वर्सेस S डायग्राम बनाना जरूरी है, तभी जाके इसकी एफिशिएंसी का इक्वेशन करेक्ट आएगा। इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर 7 मार्क्स में पूछा है तो जनरली 7 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। H वर्सेस S और T वर्सेस S बोल देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में तो हमने ऐसा कुछ पीवी डायग्राम बनाया था, यहाँ पे पीवी डायग्राम बना सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं, यहाँ पे पीवी डायग्राम नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि पीवी डायग्राम जो होता है वो गैस पावर साइकिल के लिए होता है, और ये हमारा गैस पावर साइकिल नहीं, ये हमारा वेपर पावर साइकिल है। वेपर यानी क्या, बॉयलर में से वेपर बनी तो वेपर के पावर से ये साइकिल चल रही है, इसलिए जब भी वेपर पावर साइकिल हो तब H वर्सेस S डायग्राम हमें बताना है। और अगर गैस पावर साइकिल हो, पेट्रोल जला, डीजल जला, गैस बना, तो पीवी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम ऐसा कुछ सैचुरेशन कर्व बना देना, इतना डिटेल में जाना नहीं, ये 1 2 3 4 पॉइंट बता दिए, ठीक है। 1 2 2 में क्या होगा, टरबाइन वर्क रिजेक्ट करेगा, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूं 1 2 2 टरबाइन वर्क रिजेक्ट करेगा, ठीक है। और यहां से अगर नीचे आएंगे तो ये S यानी एंट्रोपी, S1 बराबर S2 कहेंगे, ये पॉइंट 2 पे जो ही एंट्रोपी है वही पॉइंट 1 पे एंट्रोपी है, ठीक। अच्छा, बाद में 1 2 2 हो गया, टरबाइन ने वर्क रिजेक्ट कर दिया। 2 2 3 कंडेंसर में आ जाओ, कंडेंसर में कौन सी हीट रिजेक्ट होगी, लेटेंट हीट रिजेक्ट होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर वेपर है तो यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा, लेटेंट हीट रिजेक्ट हो गई। 3 to 4 में क्या होगा, 3 to 4 में पंप वर्क देना पड़ेगा, तो यहां भी हम लिख सकते हैं एंट्रोपी एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट 4, ठीक है। अच्छा, 4 to 1 में क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो 4 to 1 में हीट सप्लाई कर दी, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम बना दिया। अब इसके एफिशिएंसी का इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो रैंकाइन साइकिल का जो एफिशिएंसी का इक्वेशन है वो 2 पार्ट में डिराइव होता है। पहले पार्ट में हम कंसीडर करेंगे पंप वर्क को और दूसरे पार्ट में हम निग्लेक्ट करेंगे पंप वर्क को। तो यहाँ पे पहले पार्ट में हमने पंप वर्क को कंसीडर किया है और हमने एफिशिएंसी इक्वेशन डिराइव किया है। यहाँ पे पंप वर्क को निग्लेक्ट किया है, निग्लेक्टिंग पंप वर्क, और बाद में उसका एफिशिएंसी इक्वेशन डिराइव किया है। तो दोनों इक्वेशन आपको डिराइव करने हैं। तो देख लेते हैं, पहले तो बाय कंसीडरिंग दी पंप वर्क, ठीक है।
अब एफिशिएंसी का जो इक्वेशन कॉमन होता है, हमें पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट में क्या चाहिए सर? टरबाइन वर्क चाहिए, तो मैंने लिख लिया टरबाइन वर्क। अब सपोज ये 100 किलोवाट सपोज इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, तो ये 100 किलोवाट जितनी इलेक्ट्रिसिटी क्या हम यूज कर पाएंगे? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि 100 किलोवाट में से सपोज करते हैं 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी तो इसको देनी पड़ेगी चलाने के लिए। तो आउटपुट में क्या मिलेगा? WT माइनस WP, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। तो जो भी आउटपुट आया वो हम ले सकेंगे, 100 माइनस 10, 90 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इनपुट में क्या देंगे? तो इनपुट में यहां से हीट सप्लाई दे देंगे, तो लिख लिया। ठीक है, अब ये जो वर्क डन है टरबाइन वर्क, उसे हम एंथैल्पी के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? तो ये टरबाइन वर्क है 1 to 2 में, 1 to 2 में टरबाइन वर्क है, तो इतना डिस्टेंस अगर कवर करना है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे H है एंथैल्पी, हम लिख लेंगे हायर माइनस लोअर, H1 माइनस H2 किसके बराबर? WT के बराबर। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया H1 माइनस H2 किसके बराबर? WT के बराबर। माइनस साइन रख दी। WP 4 और 1 3 के बीच में है, तो इतना डिस्टेंस अगर कवर करना है तो किसके बराबर होगा? एंथैल्पी यहाँ पे है हायर माइनस लोअर, H4 माइनस H3, तो लिख लिया H4 माइनस H3। वापस से QS की बात करें, QS, तो QS यहाँ पे है, यानी ये इतना डिस्टेंस किसके बराबर होगा? एंथैल्पी के फॉर्म में, तो यहाँ पे H1 माइनस H4 हायर माइनस लोअर, तो लिख लिया H1 माइनस H4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंसी इक्वेशन, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूंगा? ये H1 माइनस H4 नीचे है, ऊपर भी वही लाने की ट्राई करूंगा। तो कैसे लाऊंगा? H1 माइनस H4 ले आया, माइनस H2 माइनस H3, यानी सिंपल ये टर्म को इंटरचेंज किया है और किया नहीं है। H1 माइनस H4 माइनस क्या बचा? माइनस H2 प्लस H3, यहाँ पे माइनस H2 प्लस H3, यानी खाली और खाली H1 माइनस H4 यहाँ पे मैं लाया हूं क्योंकि मुझे नीचे कैंसिल करना है, तो इंटरचेंज किया है और कुछ नहीं। जिससे करके H1 माइनस H4 कैंसिल, 1 माइनस H2 माइनस H3 डिवाइड बाय H1 माइनस H4 हो जाएगा। अब रिवर्स देखेंगे कि H2 माइनस H3 क्या है? H2 माइनस H3 क्या है? ये डिस्टेंस किसके बराबर है? तो मैं बोलूंगा QR के बराबर, तो लिख लो QR। H1 माइनस H4 ये डिस्टेंस किसके बराबर है? QS के बराबर है, तो मैंने लिख लिया QS। तो ये एक हो गया हमारा एफिशिएंसी इक्वेशन रैंकाइन साइकिल का। कैसे? बाय कंसीडरिंग दी पंपर, क्योंकि टरबाइन के सामने पंपर भी कुछ था, ये 100 किलोवाट था तो ये 10 किलोवाट है। ठीक है, अब नेक्स्ट में बाय निग्लेक्टिंग दी पंपर, क्यों? क्योंकि अब टरबाइन वर्क हमारा 100 किलोवाट है, लेकिन इसके सामने पंपर 0.1 किलोवाट है, यानी निग्लिजिबल है, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट, एफिशिएंसी इक्वल्स टू WT सिर्फ लिखा, माइनस WP नहीं लिखा। क्यों? WT जो है मच मोर ग्रेटर देन WP, तो इसको निग्लेक्ट कर दो। ठीक है, इनपुट में हीट सप्लाई WT कहां? ये पूरा डिस्टेंस एंथैल्पी के फॉर्म में हायर माइनस लोअर, H1 माइनस H2 लिख लिया। QS ये पूरा डिस्टेंस H4 क्या लिखेंगे? हायर माइनस लोअर, H1 माइनस H4, तो लिख लिया। तो ये दोनों हो गए हमारे एफिशिएंसी के इक्वेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक लास्ट देख लेते हैं। तो इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे अब हम पहुंच चुके हैं। जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं, वो है कार्नोट साइकिल। तो 4 मार्क्स में कभी पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल विथ इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, और 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि डिराइव इट्स एफिशिएंसी इक्वेशन, और कंबाइन करके पूछे अगर कि व्हाट इज कार्नोट साइकिल एंड एक्सप्लेन इट्स और डिराइव इट्स एफिशिएंसी इक्वेशन, तो हमें पूरी बात लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कार्नोट साइकिल क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो समझ लेते हैं, और अंत में हम उसका जो थर्मल एफिशिएंसी इक्वेशन है वो हम डिराइव कर देंगे। तो कार्नोट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि मैं दुनिया का सबसे एफिशिएंट इंजन बनाऊंगा जिसकी एफिशिएंसी होगी 100%। अब हमें पता है 100% एफिशिएंसी तो हो नहीं सकती, लेकिन उन्होंने बोल दिया था और उन्होंने ऑन पेपर भी बना दिया था पूरा मॉडल, जो कि रॉन्ग प्रूफ हुआ था, लेकिन बहुत बड़ी बात कर गए थे ये, और इनकी हेल्प से ही पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, CNG इंजन है, दुनिया के जितने भी इंजन है उनकी डिस्कवरी पॉसिबल हो गई थी। तो सबसे पहले तो ये जो कार्नोट इंजन है उसमें आप क्या लिखोगे? तो लिखोगे कि इट इज अ इमेजिनरी साइकिल, वो एक इमेजिनरी इंजन है, वो एक आइडियल इंजन है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 100% के बराबर है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे कार्नोट इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? तो उसके लिए उन्होंने कुछ अजम्पशन लिए थे, कुछ अजम्पशन मैं बता दूंगा, बाकी के अजम्पशन आप लिख लेना बुक में से। तो उन्होंने पहला अजम्पशन ऐसा बोला था ये इंजन बनाने से पहले कि जो भी पिस्टन और सिलेंडर है, ये हो गया सिलेंडर और ये हो गया पिस्टन, वो इंसुलेटिंग मटेरियल से प्रॉपरली कवर किए गए हैं, जिसके कारण हीट ट्रांसफर जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का वो 0 है। अब हमें पता है कि हीट ट्रांसफर को हम रोक नहीं सकते, उसको कम कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, जिसके कारण ये अजम्पशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो कार्नोट इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ।
दूसरा अजम्पशन इन्होंने ये बता दिया कि जो भी पिस्टन और सिलेंडर की ये जो असेंबली है वो वेट लेस है। वेट लेस यानी इसका कुछ भी वेट नहीं। अब कुछ भी वेट नहीं वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वेट हमारा आता है जी की वजह से। जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको तो हम जीरो कर नहीं सकते। W इज इक्वल टू mg शायद पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, ये जीरो कभी नहीं होगा, तो वेट तो जीरो होने वाला नहीं। तो वेटलेस असेंबली, ये अजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए ये साइकिल या ये इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लास्ट अजम्पशन देख लेते हैं। इन्होंने ये बोला था कि ये जो असेंबली है पिस्टन और सिलेंडर की वो फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस यानी कुछ भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा, यहाँ पे जीरो फ्रिक्शन लग रहा है। तो हमें पता है कि फ्रिक्शन को हम घटा तो सकते हैं, कैसे? लुब्रिकेंट ऑयल है, ग्रीस है, उसकी हेल्प से हम फ्रिक्शन को कम तो कर सकते हैं, लेकिन जीरो तो नहीं कर सकते। यानी कि ये अजम्पशन भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई हम बोल देंगे कार्नोट इंजन इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये बात तो समझ में आ गई, जिसके कारण ये आइडियल है और जिसके कारण ये इमेजिनरी साइकिल बन जाता है। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम एक सिलेंडर ले लेंगे, एक पिस्टन इसके अंदर रख देंगे और सिलेंडर को इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर देंगे। अजम्पशन में अभी हमने देख लिया। ठीक है, बाद में एक सोर्स ले लेंगे। सोर्स T1 टेम्परेचर पे होगा। सोर्स यानी क्या? जहां से ये इंजन, ये पिस्टन सिलेंडर हीट लेगा। सोर्स से क्या होगा? हीट लेगा। सन क्या है? सोर्स है, वहां से हम हीट लेते हैं। ठीक है, और एक श्रिंक ले लेंगे जो कि T2 टेम्परेचर पे होगा। श्रिंक यानी क्या? जहां पे ये रिजेक्ट करेगा अपनी हीट एनर्जी, यहां से लेगा, यहां से रिजेक्ट करेगा, और हम बोल देंगे T1 टेम्परेचर हमेशा T2 से ज्यादा होगा, क्योंकि सोर्स ज्यादा टेम्परेचर पे है और श्रिंक कम टेम्परेचर पे है जहां पे रिजेक्ट हो रही है हीट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। बाद में उन्होंने डाइथर्मिक वॉल ली थी, डाइथर्मिक वॉल ए और डाइथर्मिक वॉल बी, ऐसी कुछ दो डाइथर्मिक वॉल ली थी। अब डाई का मतलब क्या? टू। थर्मिक यानी क्या? रिलेटेड टू हीट। अब टू यानी क्या वो समझ लेते हैं, हीट कैसे। तो डाइथर्मिक वॉल ए जो है वो हीट को अलाउ करेगी, हीट ट्रांसफर होने देगी, और डाइथर्मिक वॉल बी जो है वो हीट ट्रांसफर को अलाउ नहीं करेगी। डाई यानी टू अलाउ करेगी और नहीं करेगी टू। थर्मिक यानी हीट, हीट को अलाउ करेगी ये, हीट को नहीं अलाउ करेगी बी। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो पोजीशन है उसे हम आईडीसी बोलेंगे। आईडीसी यानी क्या? इनर डेड सेंटर, अंदर की साइड का डेड सेंटर। ओडीसी लास्ट पोजीशन, ये लास्ट पोजीशन, उसे ओडीसी बोलेंगे, आउटर डेड सेंटर, यानी मोस्ट आउटर मोस्ट पोजीशन। और आईडीसी और ओडीसी के बीच में हम 50% डिस्टेंस कंसीडर कर देंगे। किसका? पिस्टन ट्रैवल का। पिस्टन ऐसे कुछ ऑसिलेट होगा तो पिस्टन ट्रैवल का 50% डिस्टेंस कंसीडर कर देंगे। दूसरी एक बात कंस्ट्रक्शन में हमें लिखनी पड़ेगी, कौन सी? कि 50% डिस्टेंस पे जब पिस्टन आएगा तब डाइथर्मिक वॉल चेंज हो जाएगी। 50 से वापस ओडीसी पे जाएगा तो वापस डाइथर्मिक वॉल चेंज हो जाएगी। ओडीसी से वापस 50 पे आएगा, वापस डाइथर्मिक वॉल चेंज हो जाएगी। यानी 50-50% के इंटरवल पे क्या होगा? ए और बी इंटरचेंज होती रहेगी। आप अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे एक पेंसिल मैंने रखी है ऐसे परपेंडिकुलर बोर्ड के, ठीक है, और यहाँ पे दो रबर बैंड है, पेंसिल को मैं घुमाऊंगा तो क्या होगा? ये इंटरचेंज होती रहेगी। कब इंटरचेंज होगी? जब 50% डिस्टेंस खत्म होगा तब। वापस 50 खत्म, वापस 50 खत्म, वापस 50, इंटरचेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे आप लिख लेना कि एट द इक्वल इंटरवल ऑफ 50% डिस्टेंस ऑफ पिस्टन ट्रैवलिंग डाइथर्मिक वॉल ए एंड बी बोथ विल इंटरचेंज। कैसे देख लेंगे, अभी सुनते जाओ। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। और अब वर्किंग प्रिंसिपल की ओर जाते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल में हम क्या लिखेंगे? टोटल इसमें 4 प्रोसेसेस होगी। ये चारों प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर दोगे, इसका मतलब वर्किंग प्रिंसिपल खत्म। पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब आइसोथर्मल प्रोसेस यानी क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में पढ़ चुके हैं। ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और हीट ट्रांसफर पॉसिबल है, यानी राइट हमारा हीट ट्रांसफर है। एक्सपांशन यानी क्या? एक्सपांशन यानी ऐसे बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ता है। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो जाएगा। मालूम है वॉल्यूम बढ़ने पे प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस यानी क्या? एडियाबैटिक प्रोसेस हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में कि हीट ट्रांसफर जीरो नहीं होती लेकिन वर्क ट्रांसफर पॉसिबल है, यानी राइट हमारा है। एक्सपांशन यानी क्या? वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ। ठीक है, थर्ड प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल यानी क्या? यही हीट ट्रांसफर क्या होगा हीट ट्रांसफर होगा। और कंप्रेशन यानी क्या? वॉल्यूम कैसा होगा? कम होगा। वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। कोई भी गुब्बारे को दबाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन अभी देख गए, हीट ट्रांसफर होगा नहीं, वर्क ट्रांसफर होगा, याद रखना। और कंप्रेशन हुआ तो वॉल्यूम घटा और प्रेशर बढ़ा। ठीक है, ये 4 बात आपको याद रखनी पड़ेगी अच्छे से, तभी जाके वर्किंग प्रिंसिपल इजी हो जाएगा।
तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा लिख देंगे कुछ कि जब पिस्टन जो है हमारा आईडीसी पे होगा, ठीक है, तब कौन सी वॉल प्रेजेंट है, ए वॉल प्रेजेंट है। ए वॉल कैसी डाइथर्मिक वॉल है, जो हीट को अलाउ करेगी, यानी जो हमारा ये असेंबली है वो सोर्स T1 में से Q1 अमाउंट की हीट लेगा, यानी यहाँ पे हीट सप्लाई होगी, ठीक है। तो Q1 बराबर QS लिख लो, हीट सप्लाई होगी, ठीक है। अब हीट सप्लाई क्यों हुई सर, क्योंकि सर डाइथर्मिक वॉल ए प्रेजेंट है, अलाउ करेगा हीट को। हीट सप्लाई हुई तो कंबशन शुरू हुआ, यहाँ पे कंबशन शुरू हो गया फ्यूल का। कंबशन शुरू हुआ तो क्या होगा, प्रेशर की वजह से ये जो पिस्टन है हमारा टीडीसी से 50% डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा। अब पिस्टन जब टीडीसी से 50% पे पहुंचा तब क्या हुआ, मैं बोलूंगा हीट ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे हाँ सर हीट ट्रांसफर हुआ। टीडीसी से 50 पे गया तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, हाँ सर वॉल्यूम बढ़ा। प्रेशर घटा, हाँ सर प्रेशर घटा। तो जब पिस्टन टीडीसी से 50% पे जाता है तो वो प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। अब पिस्टन कहां पे आ चुका है, 50% डिस्टेंस पे, ठीक है सर। 50% डिस्टेंस पे आया तो हमने क्या बोला था, डायथर्मिक वॉल चेंज होगी 50-50 इंटरवल पे। तो ए की जगह क्या आ गई, बी आई। बी क्या करेगा सर, अलाउ नहीं करेगा हीट को, ठीक है, हीट को अलाउ नहीं करेगा। तो अब पिस्टन यहाँ पे पहुंच चुका है तो यहाँ पे बर्न पार्टिकल्स होंगे, क्यों, यहाँ पे कंबशन हुआ। तो बर्न पार्टिकल क्या करेंगे, वर्क रिजेक्ट करेंगे, धक्का मारेंगे पिस्टन को। तो पिस्टन को धक्का मारा यानी वर्क रिजेक्ट हुआ, वर्क ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण पिस्टन कहां से कहां गया, 52 ओडीसी गया। अब पिस्टन जब 52 ओडीसी गया तब क्या हुआ सर, एक तो बी था तो हीट ट्रांसफर 0 हुआ, बी था तो हीट ट्रांसफर हुआ नहीं 0, और वर्क रिजेक्ट हुआ, बर्न पार्टिकल ने वर्क रिजेक्ट किया तो वर्क ट्रांसफर हुआ। इधर से इधर गया, वॉल्यूम बढ़ा सर, प्रेशर घटा। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये प्रोसेस हो गई एडियाबेटिक एक्सपांशन, ठीक है। अच्छा, अब जब पिस्टन ओडीसी पे है तब क्या होगा, ओडीसी से 50% पे जाएगा। कैसे 50% पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बर्न पार्टिकल थे, वर्क रिजेक्ट किया। कितना वर्क रिजेक्ट किया था, 100% रिजेक्ट वर्क किया था। 100% में से मैं बोल दूंगा 50% वर्क पिस्टन ने यूज कर दिया 50 से ओडीसी में आने पर। तो 50 पे अब भी पिस्टन के पास 50% एनर्जी है, तो वो 50% एनर्जी लेके पिस्टन ओडीसी से 50 पे जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0% एनर्जी हो जाएगा। अच्छा, 50 से ओडीसी से यहाँ पे गया, 50% एनर्जी थी, यूज कर दिया, ठीक है। अब जब ओडीसी पे होगा तो वापस से बी की जगह ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पहुंच गया तो बी की जगह ए आ गया। ए क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो यहां से यहां आया तो बर्न पार्टिकल क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, Q2, ठीक है, या फिर QR, रिजेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहां से यहां जब आया तब क्या हुआ, हीट रिजेक्ट हुआ, ठीक है। हीट रिजेक्ट हुआ, हाँ सर हीट ट्रांसफर हुआ, ठीक है। हीट रिजेक्ट हुआ और साथ ही साथ क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, हाँ सर वॉल्यूम कम हुआ। प्रेशर बढ़ा। तो ओडीसी से 50% पे जब आया तब कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस हो गई। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये सेकंड प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपांशन, ठीक है। अब पिस्टन यहाँ पे आ चुका है, पिस्टन यहाँ पे आ गया है तो ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, बी से। बी कोई भी हीट ट्रांसफर अलाउ करेगी नहीं। अब पिस्टन यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे तो सर आपने बोला 0% एनर्जी है, आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए हम फोर्स लगाएंगे, यानी वर्क ट्रांसफर करेंगे, यानी वर्क सप्लाई करेंगे, तभी जाके पिस्टन 50 से आईडीसी पे आएगा। यहां से यहां आने पर क्या हुआ, वर्क ट्रांसफर हुआ सर, वर्क ट्रांसफर हुआ। यहां से यहां आने पर हीट ट्रांसफर होगा नहीं सर, डायथर्मिक वॉल बी है, हीट ट्रांसफर अलाउ नहीं करेगी। यहां से यहां आने पर वॉल्यूम कम हुआ सर, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा। तो 50 से आईडीसी ये कौन सी प्रोसेस हो गई, एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो ये इसका हो गया वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब वर्किंग प्रिंसिपल पे से हमें पीवी डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि पीवी डायग्राम की हेल्प से ही हम एफिशिएंसी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें 4 प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1 मैंने बना के रखी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, पॉइंट 1 पे क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, P1, V1, T1, ठीक है। 1 to 2 गया तो 1 to 2 यानी ये वाली प्रोसेस 1 to 2 फर्स्ट प्रोसेस, इसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, तो मैंने लिख लिया हीट सप्लाई। क्यों, डायथर्मिक वॉल ए प्रेजेंट है तो मैंने लिख ली डायथर्मिक वॉल ए यहाँ पे प्रेजेंट है। 2 to 3 यानी नेक्स्ट प्रोसेस में कौन सी वॉल रिप्लेस हो जाएगी, बी हो गई। तो हीट ट्रांसफर हुआ नहीं, बी में हीट ट्रांसफर हुआ नहीं, लेकिन वर्क ट्रांसफर हुआ, वर्क रिजेक्ट हुआ, लिख लिया मैंने, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे P1, V1, T1 है, यहाँ पे P2, V2, T2 नहीं लिखा सर, क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल में मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे भी T1 ही रहेगा, ठीक है। 2 to 3 कौन सी प्रोसेस है, एडियाबेटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, वर्क ट्रांसफर होता है। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे P3, V3 और टेम्परेचर बदल जाएगा, T2 हो जाएगा, ठीक है।
3 to 4, 3 to ये पॉइंट पे कौन सा है 4, तो यहाँ पे लिख लूंगा 4 प्रोसेस। तो 3 to 4 यानी तीसरे नंबर की प्रोसेस। इसमें क्या होगा, वापस से टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल है तो 3 to 4 में टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे, P4 V4 वॉल्यूम प्रेशर है, और T2 सेम है। कौन सी वॉल आ जाएगी, वॉल ए आ जाएगी, हीट रिजेक्ट करा देगी, ठीक है। और लास्ट में ये 4 to 1 प्रोसेस, 4 to 1 प्रोसेस में कौन सी वॉल आ जाएगी, पहले कौन सी थी, ए थी, बी हीट ट्रांसफर होने देगा नहीं, वर्क सप्लाई करना पड़ेगा यहां से, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एक बात, 1 to 2 में हमने क्या देखा, पहली प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, 1 to 2 में तो मैं बोलूंगा हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर हाई था, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। 2 to 3 में वापस से वॉल्यूम, ये 2 पे यहाँ वॉल्यूम, 3 पे यहाँ, यानी वॉल्यूम 2 to 3 में भी बढ़ रहा है, हाँ सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर पहले यहाँ था अब नीचे आ गया, ठीक है। 3 to 4 में क्या हो रहा है, कंप्रेशन, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो देख सकते हैं ये 0 वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, पहले 3 यहाँ था अब ऊपर चला गया, प्रेशर बढ़ा। उसी तरीके से 4 to 1 भी कंप्रेशन है, तो 4 to 1 में प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। अब बात करते हैं इसके एफिशिएंसी डेरिवेशन की। अब हमें पता है कि अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो उसका कॉमन इक्वेशन एफिशिएंसी का क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। अब आउटपुट यानी कि हीट इंजन को हम क्यों यूज करते हैं इंजन को, क्योंकि हमें आउटपुट में वर्क डन चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा नेटवर्क, ठीक है। अब नेटवर्क यानी क्या, नेटवर्क यानी जितने भी वर्क डन है उसका समेशन। तो यहाँ पे हमें पता है 1 to 2 का वर्क डन, 2 to 3 का वर्क डन, 3 to 4 का वर्क डन और 4 to 1 का वर्क डन, सारे वर्क डन को अगर हम ऐड करते हैं तो उसे हम नेटवर्क बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है मैंने नेटवर्क, वर्क डन बाय प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 3 to 4 और वर्क डन बाय प्रोसेस 4 to 1। अब क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे आउटपुट में वर्क डन क्यों नहीं लिखा आपने, प्रीवियस सारी साइकिल में हमने आउटपुट में वर्क डन लिखा था। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि जितनी भी साइकिल हमने देखी, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, वो सारी साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल साइकिल्स है, और ये कैसी है, इमेजिनरी साइकिल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 100% है। तो जब भी साइकिल इमेजिनरी हो तब हम वर्क डन नहीं लेंगे, तब हम नेटवर्क लेंगे, ठीक। अच्छा, इनपुट में क्या चाहिए, हीट सप्लाई चाहिए। तो सपोज करते हैं ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन के अंदर हम नेटवर्क की वैल्यू फाइंड करेंगे और QS की वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज नेटवर्क की वैल्यू आई X और QS की वैल्यू आई Y, तो इसमें रख देंगे, बोल देंगे कि XY बाय, ये एफिशिएंसी इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहले हम नेटवर्क ढूंढेंगे, तो नेटवर्क यहाँ पे हम ढूंढेंगे, नेटवर्क इक्वल टू व्हाट, अभी देख गए सारे वर्क डन का एडिशन, ठीक है। अब प्रोसेस 1 to 2 का वर्क डन कितना होगा, प्रोसेस 1 to 2 कौन सी प्रोसेस है, पहली प्रोसेस हमने बोला था वो आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन हमने डिराइव किया था प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में, किसके बराबर था, mR T1 ln V2 by V1। 1 to 2, ये 1 to 2 आइसोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस है हमारी, ठीक है। mR T1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, T1 ln फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, 1 to 2 ऐसे जा रहा है, तो ये बोल देंगे फाइनल वॉल्यूम V2 by V1, तो लिख लिया V2 by V1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन बाय प्रोसेस 2 to 3, सेकंड प्रोसेस हमारी कौन सी थी, एडियाबेटिक प्रोसेस थी। तो एडियाबेटिक एक्सपांशन का क्या इक्वेशन है, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन भी डिराइव किया था, वो क्या था, mR T1 - T2 अपॉन गामा -1। T1 और T2 दोनों कैसे आए, क्योंकि ये सेकंड नंबर की प्रोसेस 2 to 3, यहाँ पे T1 भी है T2 भी है, तो लिख लिया mR T1 - T2 अपॉन गामा -1, ठीक है। तो ये भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोसेस है वर्क डन बाय प्रोसेस 3 to 4, थर्ड नंबर की प्रोसेस कौन सी थी, आइसोथर्मल प्रोसेस थी, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन थी। आइसोथर्मल का इक्वेशन हमें पता है mR T1 ln V2 by V1 वही रहेगा, लेकिन ये एक्सपांशन के लिए था, तो कंप्रेशन के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन कर देंगे, पॉजिटिव साइन एक्सपांशन के लिए, कंप्रेशन के लिए माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन रख दिया, ठीक है। mR T1 ln V2 by V1 यही लिखेंगे, लेकिन थर्ड प्रोसेस में टेम्परेचर कौन सा था, T2 था, तो लिख लेंगे mR T2। फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम V4, इनिशियल वॉल्यूम V3, तो लिख लिया V3 बाय V4 बाय V3, फाइनल बाय इनिशियल, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। लास्ट प्रोसेस, फोर्थ नंबर की प्रोसेस कौन सी थी, अगर याद हो तो वो थी एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो ये हो गई एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। एडियाबेटिक का वर्क डन किया था mR T1 - T2 अपॉन गामा -1, वो किसके लिए था, एक्सपांशन के लिए था। हमें किसके लिए चाहिए, कंप्रेशन के लिए चाहिए, तो प्लस था तो हम माइनस कर देंगे, तो माइनस लिख लिया, तो ये भी इक्वेशन हमें समझ में आ गया। सर यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि T1 और T2 है, तो यहाँ पे भी T2 और T1 है, ठीक। अच्छा,
अब इसमें से हम क्या देख सकते हैं कि ये mr t1 माइनस टी टू प्लस और ये mr t1 माइनस टी टू अपन गामा माइनस वन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे ये दो ही टर्म। तो ये दो टर्म मैंने लिख लिए यहाँ पे, ln v2 बाई v1 वाला और ln v4 बाई v3 वाला। आगे बढ़ते हैं। अब v2 बाई v1 हमने पढ़ा था कि सर v1 बाई v2 कंप्रेशन रेशियो r के बराबर होता है। इसका अगर उल्टा करूं तो v2 बाई v1 करूं तो v2 बाई v1 क्या हो जाएगा, v2 बाई v1 हो जाएगा एक्सपांशन रेशियो, कंप्रेशन का उल्टा एक्सपांशन। ठीक है, v2 बाई v1 एक्सपांशन रेशियो हो गया। सर v4 बाई v3 कौन सा हो गया, तो v4 बाई v3 को हम कैसे लिखते थे, ऑटो साइकिल में v4 की जगह v1, v3 की जगह v2, v1 बाई v2 क्या हो गया, कंप्रेशन रेशियो हो गया। यानी ये हो गया हमारा एक्सपांशन रेशियो, ये हो गया हमारा कंप्रेशन रेशियो। और जब भी हम इमेजिनरी साइकिल की बात करते हैं तब इमेजिनरी साइकिल में हमेशा कंप्रेशन रेशियो और एक्सपांशन रेशियो दोनों बराबर होते हैं, ये कंडीशन है इमेजिनरी साइकिल की। तो हम बोल देंगे कि एक्सपांशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो के बराबर है, तो ये कॉमन निकाल देंगे कैसे, mr तो कॉमन है दोनों में, ठीक है सर। ln v2 बाई v1 और ये ln v2 बाई v1 ये भी कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या, t1 माइनस साइन t2, तो t1 माइनस साइन t2, यानी कि हमें स्टूडेंट्स क्या मिल चुका है, हमें नेटवर्क का वैल्यू तो मिल चुका है, नेटवर्क तो मिल गया हमें, ठीक है। अच्छा, तो ये नेटवर्क याद रखना। अब हम हीट सप्लाई ढूंढेंगे। हीट सप्लाई यानी ये हीट सप्लाई प्रोसेस 1 to 2 में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रोसेस 1 to 2 में हीट सप्लाई फाइंड करनी है। प्रोसेस 1 to 2 कौन सी प्रोसेस थी, पहली प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस थी, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है क्यू आर का वैल्यू, यहाँ पे हमें क्यू एस हीट सप्लाई इसका वैल्यू ढूंढना है। तो इसके लिए हम जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट लॉ सिंपल सा था, Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। Q की जगह हमें क्या चाहिए, हीट सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे हीट सप्लाई हो रहा है तो हीट सप्लाई ढूंढना है। अब U की चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करी थी, mCV T2 - T1, तो ये वो लिख लिया mCV T2 - T1 फर्स्ट चैप्टर में, प्लस W बाय आइसोथर्मल प्रोसेस यानी वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि सर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने T2 की जगह T1 लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी T1 एज इट इज। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि हम प्रोसेस 1 to 2 की बात कर रहे हैं और 1 to 2 आइसोथर्मल है, तो जिसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T1 T2 बराबर T1 होगा। तो जिससे करके ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट, हीट सप्लाई किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो हीट सप्लाई बराबर वर्क डन का आइसोथर्मल प्रोसेस कहाँ है, ये रहा mr T1 माइनस T2, सॉरी mr T1 डिवाइड बाय ln v2 बाय v1, ये क्या हो गया, वर्क डन बाय सॉरी हीट सप्लाई बाय इन आइसोथर्मल प्रोसेस, या बोलो वर्क डन, सेम ये रिजल्ट पे से हमने बोल दिया, ठीक है। वर्क डन का जो का इक्वेशन है वही हीट सप्लाई का इक्वेशन, तो हीट सप्लाई भी हमें मिल चुका है। बस अब ये दोनों वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाओ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, ये रहा mr ln v2 बाई v1, mr ln v2 बाई v1 T1 बाय माइनस T2, ठीक है। अब दूसरा कौन सा, हीट सप्लाई, हीट सप्लाई ये रहा हमने ढूंढा, रख दो mr T1 ln v2 बाय v1, खत्म। बाद में क्या देख सकते हैं, mr कैंसिल हो जाएगा और क्या होएगा, ln v2 बाई v1 ln v2 बाई v1 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गया। इस वजह से T1 कैंसिल कर दो, 1 माइनस T2 बाई T1 आ जाएगा। ये हमें इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला किसका, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का। इस पे से हम आगे भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि हमने सोर्स और स्ट्रिंग देखा था। सोर्स किसमें था, मैंने बोला था T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी T1 कैसा हो गया, लो हो गया, सॉरी T1 बड़ा है यानी हाई टेम्परेचर है इसका, और T2 कैसा है, लो है, ठीक है। तो हम T2 की जगह क्या लिखेंगे, TL, तो TL लिख लिया। T1 की जगह क्या लिखेंगे, हाई, तो TH लिख लिया, तो ये भी एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब लो टेम्परेचर किसका होगा, तो मैंने बोला जो स्ट्रिंग था जहां पे हीट रिजेक्ट कर रहे हैं उसका लो टेम्परेचर होगा, तो TL की जगह QR लिख लिया। और हाई टेम्परेचर किसका होगा, जहां से हम हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं, हीट सप्लाई हो रही है जहां से, तो TH की जगह QS लिख लेंगे। तो ये भी हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया, ठीक है। और लास्ट में हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि इसका एफिशिएंसी 100% कैसे है, जो कि हम ये इक्वेशन पे से प्रूव करेंगे, ये वाले इक्वेशन पे से प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, जो कार्नोट इंजन है वो दो टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है। कौन से दो टेम्परेचर पे, पहला टेम्परेचर जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, और दूसरा टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, जिसके कारण कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कितनी आएगी, इंजन की एफिशिएंसी 100%। अब बोलोगे कैसे सर, हमारे पास एफिशिएंसी इक्वेशन है 1 माइनस T2 बाई T1 होल मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे तो जाके परसेंटेज में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 कैसा टेम्परेचर है, T2 अब भी हमने देखा T2 कैसा टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर कौन सा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लिख लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 यानी कैसा टेम्परेचर, T1 यानी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कितना है 100,
होल मल्टीप्लाई विथ 100%, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 इंटू 100 तो 100% एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये 100% एफिशिएंसी हमें मिली, जो तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें ये इंजन पढ़ना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो ये जो इंजन है वो एक रेफरेंस दे रहा है हमें। कैसे? जैसे कि मैं सपोज बोलूं कि कोई बच्चे के परसेंटेज आए हैं, एसपीआई है 8 एसपीआई और कोई के आए हैं 7 एसपीआई, ठीक है, तो दोनों में से किसके हाई आए? तो आप बोलोगे सर 8 वाला हाई है। क्यों? क्योंकि हमें पता है 10 एसपीआई एक रेफरेंस है, 10 एसपीआई एक रेफरेंस है। ऐसे ही कार्नोट ने हमने क्या दे दिया? 100% एफिशिएंसी का एक रेफरेंस दे दिया, और वो 100% के एफिशिएंसी के कंपेयर में हम पेट्रोल की एफिशिएंसी 60 है, डीजल की 70 है, ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन 10 एसपीआई आना तो पॉसिबल नहीं है, 100% एफिशिएंसी आना तो पॉसिबल नहीं है। ये 10 एसपीआई तो आते हैं कुछ यूनिवर्सिटी में, आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो 10 एसपीआई पॉसिबल है नहीं, इसके लिए कार्नोट इंजन पॉसिबल है नहीं। तो ये पूरा वीडियो हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।